जो 4 स्ट्रीम्स हैं इनसे आप बाहर भी आ सकते हो, जैसे एआई और कंप्यूटर आर्किटेक्चर मैंने पढ़ना की स्ट्रीम में करना नहीं पड़ वो रहा एम्बेडेड सिस्टम में हम डाल देंगे। आपका जो एक स्ट्रीम है ना हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम, आप इन्हीं 4 में किसी न किसी में हम एडजस्ट करेंगे उसको। अगर आप इससे थोड़ा सा आपको लगता है ना आप इस स्ट्रीम से बाहर आ रहे हो, तो वो हम है। हमें जी पता जी है कि हम आपके स्ट्रीम में लाइक करते हैं, हम उसमें आपको उसको आप इनरोल करेंगे। बेहतरीन। चले सर आज कंट्रोल टैब से कर लो सर, जो भी स्टूडेंट्स है किधर है प्रेजेंटेशन? कंट्रोल टैब। बंद तो नहीं कर दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। जी क्या हाल है, खैरियत से हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, तो कुछ एक्टिविटी हमारी चल रही थी ऑलरेडी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और आपके कुछ क्लास फेलोज ने मुझे कहा कि जी हम कुछ सेशन वगैरह कर लें, एंड ताकि आपको कुछ अप्राइज कर दिया जाए कि व्हाट इज़ दिस फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऑल अबाउट, और इसमें हमने इंशाल्लाह प्रोसीड कैसे करना है एज अ डिपार्टमेंट, और आप लोगों की वैल्यूएशन या ग्रेडिंग जो है वो कैसे होगी, और इसकी सिलेक्शन का मैकेनिज्म क्या है। सो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली जाएं। So to begin with, final year project is a 2 semester activity, as you are well aware. Basically आपका semester 7 और semester 8 जो हैं वो graded होंगे FYPs के context में जी। तो आप क्या इनफैक्ट अभी चाह हम ये रहे हैं कि इस सेमेस्टर में आप लोग अभी अपने FYPs जो हैं उनको फाइनलाइज कर लें, और उसके बाद ताकि नेक्स्ट सेमेस्टर से इंशाल्लाह आपका ये जो ग्रेडिंग मैकेनिज्म है ये सारे मामला जो हैं ये स्टार्ट हो जाएं। तो FYP क्योंकि इट्स लाइक अ ग्रेडेड कोर्स एंड इट कैन बीइंग पार्ट ऑफ द पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल करिकुलम, तो इसके उसी तरीके से ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और PLOs और CLOs इसके डिफाइन होते हैं, प्लस इसके अंदर लर्निंग लेवल्स हैं। अच्छा, इसके अंदर वैसे तो आप जानते ही हैं CLO PLOs को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करते हैं, लेकिन कुछ हैं जो कि ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली और इनफैक्ट एट सर्टन पॉइंट्स इन टाइम आप कह लें कि यूनिकली इन सर्टन वेज एंड मीन्स जो CLOs और PLOs चेक होते हैं वो FYP में होते हैं, और उसके अंदर आपका जो टीम वर्क वाला एस्पेक्ट है दैट इज़ देयर। तो टीम वर्क, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि FYPs में काफ़ी खुल के सामने आती हैं। तो एनी हाउ दैट इज़ समथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट। सो ये एक वो कस्टमरी लिस्ट है जो कि आपके साथ हमने शेयर करनी थी कि इसमें लर्निंग लेवल्स क्या हैं और कौन से CLOs और PLOs इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, FYPs की सिलेक्शन किस तरीके से करनी है? पंखा रहने दें। हाँ जी, FYPs की सिलेक्शन किस तरीके से करनी है, तो आप जानते हैं कि ऑलरेडी हमने एक लिस्ट कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने जो कि अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और प्रोजेक्ट्स वो करवाना चाहते हैं वो कुछ लोगों ने सर्कुलेट की। इवन मेरे अपने कुछ ग्रुप्स ने जो हमारा ऑटोमोटिव ग्रुप का है नस्ट का, तो उस के प्लेटफॉर्म से भी हमने कुछ लिस्ट जो है वो आप लोगों के साथ सर्कुलेट की, कुछ लोगों ने उसमें इंटरेस्ट भी शो किया। सो दैट वाज वन। फिर कुछ डॉक्टर मुवायदा ने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सर्कुलेट किए। बाकी भी इसी तरीके से हमने इनफैक्ट सारे फैकल्टी मेंबर्स को रिक्वेस्ट की कि वो अपनी लिस्ट जो है वो शेयर कर लें। तो कुछ लोगों ने की हैं, सम आर इन प्रोसेस, कुछ एंगेजमेंट्स इंडिविजुअली चल रही हैं FYPs के लिए स्टूडेंट्स साथ फैकल्टी मेंबर्स की। सो नाउ दैट इज वन सोर्स। अब ये एक टिपिकल एक क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स हमारे से पूछते हैं कि जी हु विल डिटरमिन दी FYP कैसे जो है वो डिफाइन होगा। एक सेकंड प्लीज होल्ड। जी, so this is a very typical question, in fact a question of core importance के स्टूडेंट पूछते हैं कि जी FYPs
हमने कैसे डिफाइन करना है। तो उसमें देखें, इसमें देयर इज दिस टू वे मैकेनिज्म व्हिच टिपिकली वर्क्स आउट। इन सर्टेन केसेस स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती, वो अपने एडवाइजर्स के पास जाते हैं, वो जो काम करवाना चाह रहे होते हैं वो स्टूडेंट्स का शेयर कर लेते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट पसंद आता है, दे सिलेक्ट इट एंड दैट्स हाउ द प्रोजेक्ट गेट्स फाइनल। द अदर वे अराउंड मैकेनिज्म इज आल्सो देयर कि आपने कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की, आपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में के रिसोर्सेज को देखा, कुछ वीडियोस देखी, आपको कुछ चीज़ें पसंद आ गई, उनमें से आपने कुछ करना चाहा, वो फिर आप आके लाके ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे अपने एडवाइज़र के साथ जो उस एरिया से रेलेवेंट है, और वो जो है वो फिर आप उसकी जो फिजिबिलिटी है वो प्रोजेक्ट की, उसकी बेस पे प्रोजेक्ट जो है वो एलोकेट हो सकता है। सो इट्स अ बाय डायरेक्शनल थिंग। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर एक तीसरा प्रॉन्ग भी आ जाता है, और वो ये है कि कुछ इंडस्ट्री है जो कि हमें प्रोजेक्ट्स प्रपोज कर देती है, या इवन स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके भी अपने FYP को डिफाइन कर सकते हैं। सो इट्स ओपन, it's always a combination कि जिसमें there is this two-way traffic at certain points in time. There are students who show their interest, and on the other point the cases there is this the faculty which defines the projects. So this is typically how it happens. अच्छा, 10th week of current semester है, और ये typically हमारा ये ईद के holidays के बाद जो है, मतलब the weekend culminating into Eid, marking the culmination of Eid holidays. That is the point in time at which we have to give the list, and उसके अंदर हमने FYPs को finalize कर लेना है। तो आप ऑलरेडी क्योंकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर चुके हैं, सो आई होप कि इस को हम क्लोज कर लेंगे इंशाल्लाह इस टाइम में। और 16th वीक यानी कि जो एंड ऑफ आपका 6th सेमेस्टर है, इस तक आपने लिटरेचर रिव्यू कर लेना है अपने FYPs का कि आपने करना क्या है, ठीक है। या कुछ जो पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स के साथ लिंक्ड अप हैं तो वो हैंडिंग टेकिंग ओवर सॉर्ट ऑफ कर लें डिग्री 39 के साथ, ताकि आपका एक सीमलेस जो है वो एक्टिविटी वो स्टार्ट हो सके, इन पर्टिकुलरली इन 7th सेमेस्टर एंड 8th सेमेस्टर। अगेन फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, टिप ये है कि इस समर में जिसने 50% काम कर लिया अपने FYP के ऊपर, मैं थोड़ी सी जरा एम्बिशियस बात कर रहा हूँ, लेकिन जितना I have now spent almost 12 years here as a faculty member, मैंने ये देखा है कि जितना समर में आपने इस समर में जितना कुछ कर लिया, जितना आपने FYP का रोड मैप क्लियरली डिफाइन कर लिया और उसके ऊपर आपने चलना शुरू कर दिया, उतना आपको ये आगे हेल्प करेगा अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी में विद रिगार्ड्स टू इट्स कल्मिनेशन इन द 7th एंड द 8th सेमेस्टर। 7th और 8th सेमेस्टर में और कोर्सेज भी चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये जरूर याद रखें कि वंस द सेमेस्टर स्टार्ट्स इट बिकम्स रिलेटिवली डिफिकल्ट टू गेट द प्रोजेक्ट रनिंग एट अ वेरी हाई पेस। और रीजन उसकी ये है कि बीच में सेशनल आ गया, फिर सेशनल 2 आ गया, क्विज चल रहे हैं, खास तौर पे फाइनल्स आ गए, लैब्स साथ जो दूसरे कोर्सेज उनकी चल रही होती हैं, उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। तो FYP को एक हाई पिच पे प्रोसीड करना 7th और 8th सेमेस्टर के दौरान इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो कामयाब वही है जिसने वक्त से पहले काम कर लिया, ठीक है जी। और खास तौर पे मैं आप लोगों को ये रीइटरेट करता चलूं कि आप कोविड अफेक्टेड क्लासेस हैं, और लेट्स बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स, there are problems with regards to the hands-on skills that you guys have. It's a reality, और उस reality के तनाजुर में हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है वो यही है कि इन 2 महीनों में, ये जो आपका समर्स का टाइम है, 2 महीने 2.5 महीने बनेंगे, इसके अंदर जितना आप अपने हाथ सीधे कर सकते हैं, कुछ इक्विपमेंट परचेज करके घरों पे बैठ के कुछ कर सकते हैं, जितनी आप अपनी हैंड्स ऑन स्किल, साइकोमोटर स्किल को आप इंप्रूव कर सकते हैं, वो ही होगी जो कि आपके प्रोजेक्ट को कामयाब करेगी। और इंशाल्लाह उम्मीद ये है, कभी उम्मीद ये है कि आप लोग जब ग्रेजुएट करने के फेज में आएंगे तो उस वक्त तक चीजें ओपन होंगी और आप इंडस्ट्री को अपने प्रोजेक्ट्स हार्डवेयर जो है वो दिखा सकेंगे। और ये अगेन मैं आपको टाइम से पहले एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं कि देखें, इफ आई सी इवैल्यूएट थिंग्स फ्रॉम एन एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव, तो वो ऑब्वियसली उसके ज़हन में होगा कि यार ये वो क्लासेस हैं जिन्होंने कोविड में काफी सारा टाइम गुजारा है। तो आपके पास जो वाहिद अपॉर्चुनिटी बचती है अपनी स्किल को एग्जिबिट करने के लिए, वो आपका FYP है, और उसकी जो वर्किंग कंडीशन के अंदर वो कितना जबरदस्त तरीके से चल रहा है। दैट इज द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेल एवरीबॉडी that despite the fact that there were these impediments in your education, you have been able to
acquire those skills and now you have become compatible with graduates of previous degrees and previous classes. तो ये एक एल्डर स्टेप मैं आपको दे रहा हूँ, फ्रैंक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ कि इस टाइम में जितना आप हार्डवेयर पे काम कर लें अपने समझ में, ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग एक आपका एक एसेट बन जाएगा और ये जो आपकी एजुकेशन थोड़ी सी टार्निश हुई है उस को वो कवर करने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा। ठीक है जी, सो वी प्रोसीड फर्दर। अच्छा जी, आपके हरदिल अजीज कामरान अजीज और ऑब्वियसली हमारे भी कामरान अजीज भट्टी साहब जो हैं वो आपके एफआईपी कोऑर्डिनेटर हैं, तो सारी प्रेजेंटेशंस वगैरह शेड्यूल इन्होंने करनी होती हैं और अभी भी मेरे साथ बैठ के ये अपनी वो टिपिकल मुझे स्माइल दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल है वो हरदिल अजीज वाली बात शायद इनको पसंद आई है। ओके, सो वी प्रोसीड फर्दर। अच्छा, एफआईपी की स्कोरिंग किस तरह होती है? तो देखें, स्कोरिंग की डिफरेंट स्टेजेस हैं, लेकिन उसमें जो रिलेटिव वेटेजेस डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, दे आर 40% आपकी इवैल्यूएशन इज इन द हैंड ऑफ योर एडवाइजर एंड देन 60% इज इन द हैंड ऑफ द फैकल्टी। अच्छा, इसमें आगे चल के अभी मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर दूंगा कि हमारे कुछ थीमेटिक एरियाज हैं जिनके मुताबिक एफआईपीज उन एरियाज के हिसाब से वो आप उन ग्रुप्स में प्रेजेंटेशंस देंगे। सो फैकल्टी मेंबर रिलेटेड टू दोज थीमेटिक एरियाज गिविंग यू मार्क्स विल हैव मोर वेटेज। मैं आपको चलो एग्जांपल देता चलूं कि सिग्नल प्रोसेसिंग का अगर एक प्रोजेक्ट है जो कि फॉर एग्जांपल सुपरवाइज किया कामरान साहब ने, अब इसमें वो इट्स फॉर सिंबॉलिक पर्पसेस, और डॉक्टर शहजाद जो हैं वो देखते हैं उसको और वो उसको 100 में से 90 नंबर देते हैं। ऑब्वियसली सर का एरिया है, सर बहुत अच्छे तरीके से सिग्नल प्रोसेसिंग को जानते हैं, और मैं देखता हूँ और मुझे नजर आता है कि यार क्या फजूल झक मारी हुई है प्रेजेंटेशन में, कोई कलर स्कीम अच्छी नहीं है, रंग रोगन अच्छा नहीं है, आगे सूट नहीं पहना हुआ था, जेबों में हाथ डाले हुए थे, और मैं उसको 100 में से दे देता हूँ 20 नंबर फॉर एग्जांपल। तो ऑब्वियसली सर शहजाद की प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो मेरी जजमेंट को इस केस में सुपरसीड करेगी, सिंस द प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू द थीमेटिक एरिया और द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर हु इज ग्रेडिंग अदर देन योर एडवाइजर। तो ये हमने कुछ वेटेजेस एडजस्ट की हुई हैं, तो उन लोगों का ऑब्वियसली वेट ज्यादा है। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, टिपिकली ये है कि आपके जो प्रेजेंटेशंस हैं, क्योंकि देखिए इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस पे हमने कुछ 3-4 प्रेजेंटेशंस करनी है, तो प्रेजेंटेशंस की वेटेज जो है वो 70% है। प्रेजेंटेशन ये याद रखें, ये नहीं है कि अब आप एक बड़ी खूबसूरत सी स्लाइड बना देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जो टेक्निकल कंटेंट उसके अंदर आप प्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर अगर कोई वीडियोस दिखाएंगे या वीडियोस के साथ आप वहीं पर रख के एक छोटा सा डेमो देंगे, सो ऑल ऑफ दैट एनकैम्पसेस प्रेजेंटेशन। ये मत याद रखिएगा कि पावर पॉइंट पे अगर आपने हमें चक्कर दे दिया तो आपको 70 में से 70 नंबर मिल जाएंगे। अच्छा, एफआईपी की रिपोर्ट इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट कैरीज 20%, अराउंड 20% वेटेज। दीज वेटेजेस आर सब्जेक्ट टू माइनर चेंजेस। एंड देन आपका जो ओपन हाउस होता है, वैसे तो 38 के टाइम पे भी नहीं हुआ और 39 का भी इन ऑल प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि नहीं हो सकेगा, तो आपका जो ओपन हाउस होता है होगा इंशाल्लाह। आई एम प्रिटी होपफुल कि आपकी स्टेज तक ये कोविड वाला मसला काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वैक्सीनेशन इज इन फुल स्विंग, सो उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस स्टेज तक आपका ये ओपन हाउस होगा, बल्कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम करवाएं आपको ओपन हाउस, ताकि आप वो क्लास हैं जो कि ज़्यादा अफेक्टेड है कोविड से, तो इंडस्ट्री के साथ आपको इंटरेक्शन करवाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहां पे आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने इंडस्ट्री को कैसे एंगेज किया है, आपने अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कैसे किया है, पोस्टर कैसे बनाए, ये याद रखिएगा। दिस 10% इज नॉट ओनली द पोस्टर के वो उसमें रंगीनियां कितनी जबरदस्त हैं, इट बेसिकली encompasses all of your conduct and behavior in the open house and the way and the manner in which you display your project. So it'll guide you all along the way in this inshallah as well. अच्छा जी, तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें क्या होती हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशंस के अंदर प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन, अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस, क्वालिटी ऑफ वर्क और डेप्थ ऑफ नॉलेज एवेल्युएट किया जाता है, और 2 से 3 पार्ट्स में प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो इंशाल्लाह आपका जब 7th सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो उसके अंदर सबसे पहले आप अपने टॉपिक को डिफेंड करेंगे, जिसको टाइटल डिफेंस भी कहते हैं, और उसके अंदर आप बेसिकली ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि जो आपने एटम बम बनाने का सोचा है, तो क्या वो एटम बम आप बना भी सकते हैं, वो सेंट्रीफ्यूजेस अवेलेबल हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो ऑब्वियसली द पर्पस ऑफ दिस टाइटल डिफेंस प्रेजेंटेशन इज टू मेक थिंग्स प्रैक्टिकल एंड कंसिडरिंग कि वो उन थीमेटिक एरियाज के लोग बीच में बैठे होंगे, तो वो फिगर आउट कर लेंगे कि आपकी बहुत किसी एम्बिशियस प्लान के ऊपर मार्स पे लैंडिंग या इस किस्म का कोई काम करने का तो नहीं प्लान कर रहे, या विज़-अ-वी को ऐसा एफआईपी मतलब कि आप अगर कोई इस तरह का एफआईपी करने की कोशिश करें कि
मतलब बंदे ने हाथ आगे रखा है नलके के और नलका खुल गया है, तो आप कहें ये मैं FIB करना चाहता हूँ. So well, yes, it might have some intrinsic value as far as the hands-on application is concerned, but it does not qualify as an electrical engineering final year project, because it there has to be a significant depth of knowledge that is getting applied over there. तो ये इस किस्म के जो बचगाना काम, अगर मतलब एक तरफ एटम बम और दूसरी तरफ नलके खुलने बंद होने के प्रोजेक्ट, तो ये चीजें जो हैं ये दोनों ऑब्वियसली हम टाइटल डिफेंस में जाके इनको इवेल्युएट करेंगे और इनमें फिर रिफाइनमेंट और इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी इवैल्यूएशन और ग्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम्स ना हो बाद में जाके. फिर देन देयर इज दिस FIP फर्स्ट प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन. इट टिपिकली हैपेंस एट द एंड ऑफ 7th सेमेस्टर और इन द स्टार्ट ऑफ 8th सेमेस्टर, एंड देन देयर इज दिस FIP फाइनल प्रेजेंटेशन. अगेन एक आध प्रेजेंटेशन बीच में और आ जाती है डिपेंडिंग अपॉन की चीजें कैसे चल रही हैं. सो देयर माइट बी 3 और इन सर्टेन केसेस 4 प्रेजेंटेशंस एज वेल. अच्छा जी, सो आपकी उसमें FIP के अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूटिंग कंपोनेंट्स हैं होते हैं. तो देयर इज दिस एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर रिपोर्ट को अगर हम देखें उसका इंट्रोडक्शन है, हार्डवेयर को आपने कैसे डिस्क्राइब किया है, सॉफ्टवेयर को कोड टिपिकली एनेक्सर्स में जाता है वो आपने कैसा लिखा है, रेफरेंसिंग कैसी है, रिजल्ट्स कैसे हैं, उसको सुपरवाइजर ने अप्रूव किया है, प्लेजरिज्म आपने छापे तो नहीं लगाए हुए, और बाकी उसके अलावा कुछ फॉर्मेलिटीज हैं कि 3 हार्ड कॉपीज विद CD आपने देनी होती है. तो इसमें ये जरूर याद रखें कि रिपोर्ट में फॉर्मेटिंग को हम इंशाल्लाह बहुत क्लोजली एग्जामिन करेंगे, और प्रॉपर जो रेफरेंसिंग का स्टाइल है कि रेफरेंस क्या होता है और बिब्लियोग्राफी क्या होता है. हाँ जी, एनीबॉडी हु कैन कम अप विद द डिफरेंस. जी, रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी में क्या डिफरेंस है जी, कोई बता सकता है? जी हाँ जी, anybody who can explain the difference between a reference and a bibliography. अच्छा, डॉक्टर शहजाद ने 1000 rupees was up for stake from डॉक्टर शहजाद जी. एनीवन? और पहले आप अपना नाम बोलेंगे जवाब देने से पहले. चलें, मतलब देखें ये अब एक ऐसी बेसिक चीज है कि मेरे ख्याल है 6 आप अंग्रेजी के कोर्स पढ़ चुके हैं, और मतलब आई वुड हैव एक्सपेक्टेड दैट यू वुड बी नोइंग दिस, बट इट्स समथिंग सैड दैट यू डू नॉट नो इवन एट दिस स्टेज. तो चलें, फॉर योर इंफॉर्मेशन, देखें रेफरेंस वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपने कहीं बात आप अगर लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर अगर एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो आपने लिखा है कि जी ईयर 2020 में पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो 1.4% था, फॉर एग्जांपल. आई थिंक था भी वैसे तकरीबन इसी रेंज में. तो आपने ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अगर उठाई है फॉर एग्जांपल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से, सर्वे ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट 2020 से, तो आप ये जहां पे आप बात लिखेंगे कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज 1.4%, वहां पे उस सर्वे रिपोर्ट का आपको आप रेफर करेंगे. और फिर देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसेस. अब एक वो शिकागो स्टाइल है कि जिसमें उसी पेज में फुट नोट में आपका रेफरेंस जाता है कि जहां पे ये लिखा होगा कि जी ये मैंने बात की, ये बात मैंने इस जगह से उठाई और ये फुट नोट के अंदर एक्सप्लेन्ड है. और बिब्लियोग्राफी एक ओवरऑल किसी डॉक्यूमेंट को जब आप कंसल्ट करते हैं इन इट्स एंटायरिटी, और उसकी कंसल्टेशन की बेस के ऊपर आप जब कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, सो दैट इज व्हाट इज अ बिब्लियोग्राफी, एंड इट टिपिकली गोज इन द एंड. तो बिब्लियोग्राफी में फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से आपने IMF रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रोग्रेस, तो वो पूरी की पूरी पढ़ के आपने जब अपनी रिपोर्ट बनाई, तो फिर ये जो IMF वाली रिपोर्ट है इट विल गेट इनटू द बिब्लियोग्राफी सेक्शन. सो बेयर इन माइंड कि इस दफा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको इन चीजों के ऊपर गाइडेंस भी दी जाए और एक अच्छा डॉक्यूमेंट आप तैयार कर सकें विद प्रॉपर फॉर्मेटिंग डिसिप्लिन. सो एनीहाउ दीज आर सम ऑफ द फीचर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन. अच्छा, हमने इन 4 स्ट्रीम्स के अंदर FIPs को हम टिपिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ट्रेंड्स के मुताबिक. बेसिकली वो बैलेंस आउट, इवन आउट करने के लिए, प्लस जो स्पेशलिटी है फैकल्टी मेंबर्स की, उस हिसाब से ये हमने एरियाज डिफाइन किए. वन इज पावर, द अदर इज माइक्रोवेव, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, एंड कंट्रोल रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दीज आर द 4 एरियाज. और इसमें पावर एंड एम्बेडेड सिस्टम्स को अगर आप देखें तो डॉक्टर अजरुल हक इसको स्ट्रीम को लीड कर रहे हैं, डॉक्टर उस्मान हैं, डॉक्टर तौसीफ हैं, डॉक्टर सरमद हैं, कामरान साहब हैं, और ये स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम
लैब इंजीनियर अजमत सईद साहब हैं जो कि इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम इज अ टाइपिंग मिशन, सो प्लीज बेयर विद इट। और ये बेसिकली इट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो ये कुछ रेलेवेंट रीसेंट FYPs की लिस्ट अभी यहाँ पे मैंने आपको हम शो कर रहे हैं। तो स्टैटिक ट्रांसफर स्विचेस एंड DC microgrid and fast charging of lithium ion batteries, variable power supplies. So these are some of the projects typically जो कि कुछ हमने last years में कराए and they are of certain relevance and value. So then is microwave engineering, और डॉक्टर मुजीब इसको हेड कर रहे हैं, डॉक्टर कासिम हैं, डॉक्टर सैफ हैं, डॉक्टर जुबैर हैं, अनीस साहब हैं और आमिर हैं। आमिर कोऑर्डिनेटर हैं इसके, बहजाद इसके ऑर्गेनाइजर हैं। अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग रिसर्च लैब से शायद आप लोग अवेयर हैं या नहीं, आई एम श्योर कुछ आपको आइडिया होगा। तो बहुत सारा इनके पास इक्विपमेंट है, बहुत सारी प्रिसीजन मेजरमेंट PMEs पड़ी हुई हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट, स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स एंड एनीथिंग विच बेसिकली यू रिक्वायर इन अ डिसेंट फ्रीक्वेंसी रेंज। तो वो आप यहाँ पे चीज़ें अपनी डेवलप कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसमें टिपिकली प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने कराए वो रिफ्लेक्टर अरे एंटेना, माइक्रोवेव फिल्टर्स एंड लो नॉइज एम्पलीफायर्स और इस किस्म के काम है जो कि ये करते रहते हैं और हैंड्स ऑन काम करते हैं और बहुत अच्छा काम होता है MERL के अंदर। तो anybody who is interested in doing a hands-on job with good facilities available to back that up, so this is a good domain in that sense. सिग्नल प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग, डॉक्टर शहजाद सर इसको हेड कर रहे हैं, ब्रिगेड जैदी हैं, जीशान साहब हैं, डॉक्टर शहजोर हैं, मैडम सोबिया और कामरान साहब खुद इसके अंदर हैं, फुरकान इज द कोऑर्डिनेटर एंड लैब इंजीनियर सदवत इज द ऑर्गेनाइजर। अच्छा, ये बेसिकली वो सिग्नल प्रोसेसिंग से हमारा जो है वो डिराइव होती है। इसमें आपके रडार सिग्नल प्रोसेसिंग के एलिमेंट्स जो हैं वो शामिल हैं, प्लस मशीन लर्निंग बहुत आजकल इन है एरिया। तो इसके अंदर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स एंड न्यूरल नेटवर्क्स की इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें image based heading and control of vehicles या 3D classification of vehicles, semantic segmentation, object detection, ये YOLO शायद आप जानते हैं, you only look once, it's a very famous algorithm, plus medical signal जो हमारी biomedical applications हैं और medical decision support systems जो हैं जो कि AI पे based हैं या signal processing पे based हैं। जिस तरह for example EEG की base के ऊपर जो हार्ट के कंडीशंस है उसकी टेस्टिंग के लिए ये हमने एक वो मशीन डेवलप की थी। सो ऑल दैट स्टफ इज बेसिकली डेल्ट बाय दिस पर्टिकुलर ग्रुप। और फिर ये कंट्रोल्स एंड रोबोटिक्स ग्रुप है, इट्स विद मी, डॉक्टर मुवैदा और कर्नल आतिफ है इसके अंदर, और डॉक्टर अहमद रऊफ सुबानी विल बी द इंचार्ज, ही इज जस्ट जॉइंड अस। सो ऑटोनमस व्हीकल्स काफ़ी इसमें इन एरिया बड़ा अच्छा है। 39 के साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट भी हमने करवाया, इट्स कमिंग अप वेरी वेल, और इसको हम इंशाल्लाह डिफरेंट जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उसको आगे लेके चलेंगे। क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड प्रोजेक्ट है वो रिसेंटली हुआ, प्लस FYP रिगार्डिंग टू स्टेबलाइजेशन ऑफ टरेट्स, देन डेवलपमेंट ऑफ क्वाड रोटर्स, हेक्स रोटर्स, तो any modern day robotics application that you can think of, plus इसके अंदर applications of algorithms like visual inertial odometry, reinforcement learning applications to take decisions. So quite a bit of sophisticated work is done in this domain as well. So that's it from my side, and if you have a question one by one, please proceed. Excuse me, sir. जी excused. सर हमने इंटर्नशिप अभी तक कोई भी नहीं की सर। अब हमारा 3rd समर आएगा सर, अगर हम FYP पे काम कर रहे थे सर, तो इंटर्नशिप जरूरी है हमारे लिए या नहीं? कंपल्सरी? देखिए एक इंटर्नशिप बेटा जरूरी है। FYP पे आपने साथ साथ काम, मतलब देखें मैंने जो आपको बताया वो ये है कि FYP पे आपने काम अगर इन 2 महीनों में जितना आपने खींच लिया वो आगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, देखें आप वो FYP से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मेरी इसमें आपको एडवाइस ये होगी कि कोशिश ये करें कि इंटर्नशिप्स आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसी लैब्स के साथ करें जो कि बाद में आपके FYPs में वो काम जो आपने वहां पे किया वो इस्तेमाल हो सके। अगेन मैं माइक्रोवेव इंजीनियरिंग रिसर्च लैब और ये हमारी जो UAV लैब है वो इसमें लोग बच्चे हमारे साथ इंटर्नशिप करते हैं,
So I would urge you कि या फॉर एग्जांपल आप RWR एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसमें अगर आप इंटर्नशिप करते हैं या PSC कामरा में एवियोनिक्स डिजाइन एंड AVDI एवियोनिक्स डिजाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आई गेस उनके साथ आप इंटर्नशिप करते हैं तो आप अपने FYP से रिलेटेड एरिया में काम कर सकते हैं. So my recommendation would be define your FYP and look for an internship opportunity which trains you to execute your FYP at least. Along with that आप अपना जो thought process है जो intellectual ability है उसको जितना build कर सकते हैं उतना build करें इन छुट्टियों में. जी राइट सर. हाँ जी next question. सर ये ग्रुप मेंबर्स को बता दें कितने ग्रुप मेंबर्स हो सकते हैं और जीपी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह. कितने स्टूडेंट्स पर ग्रुप हो सकते हैं? यस सर. अच्छा देखिए क्योंकि इसमें टीम वर्क इन्वॉल्व है सो वी वुड टिपिकली लाइक एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप और डिपेंडिंग अपॉन द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट इट कैन गो अप टू 4. तो 2 से 4 का ग्रुप बनाएं. CGPA का टिपिकल एक गाइडलाइन जो है वो ये है कि जस्ट टू बैलेंस आउट अ ग्रुप ये ना हो कि एक ग्रुप बहुत हाई GPA वालों की तरफ चला जाए बहुत लो GPA वाले इकट्ठे हो जाएं सारे मेरी तरह के और उसके बाद बैठ के जो है वो सोते रहें और गप्पे लगाते रहें. So the idea is that there should be a balance. और typically हम 3 के अराउंड एक एवरेज ग्रुप को रखना चाहते हैं लेकिन ये कोई इतना हार्ड एंड फास्ट उस तरह रूल नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ग्रुप फॉर्मुलेशन इज समथिंग which is a process which involves कि आपके इंटरेस्ट कैसे हैं. तो क्या आपके इंटरेस्ट अलाइंड है यानी फॉर एग्जांपल अगर आप एक 2.1 का बच्चा अपने साथ उसको आप अपने ग्रुप में लेना चाहते हैं जिसका इंटरेस्ट उस काम में है ही नहीं सो वी वुड नॉट लाइक टू पुश the formulation of the groups on the basis of GPA only rather than the recommendation is कि आप अपने interest को देखें and try and come up with a group which has a balance जो कि GPA को कुछ ना कुछ even out हो जाए. अच्छा हाँ जी एक और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि देखें क्योंकि अभी तक कोविड का इशू चल रहा है तो ग्रुप्स आपके जो लिविंग स्टेटस है उसके हिसाब से आपने बनाने हैं. So all out livers should be in one group and दूसरा other way around जो है वो इन livers का ग्रुप होना चाहिए. तो काइंडली इस चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा ताकि फिर अगर कोई खुदा न खास्ता स्पाइक आती है तो आपको उसके अंदर डिफिकल्टी ना हो. ओके सर थैंक यू. सर जी जी सर मैं इंडस्ट्री के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे. लेट्स से हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो इंडस्ट्री में आ लिया उस पर रिसर्च कर रही है तो हम इंडस्ट्री के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे कि हम भी इस पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं. देखिए इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन जो है ना वो अगेन 2 वे है. कुछ हमारे पास अब देखें आपके फैकल्टी मेंबर जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं उनमें से कुछ होते हैं जो कि इंडस्ट्री बैक्ड होते हैं इंडस्ट्री सपोर्टेड होते हैं. सो दैट इज वन वे. और अगर आप खुद कोई लिंकेज कोई कनेक्शन इस्तेमाल करके इंडस्ट्री के साथ हुकअप होना चाहते हैं तो हमें उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं. आप फिर प्रोजेक्ट प्रपोज कर लें वो उस एरिया का प्रोजेक्ट है तो उस एरिया ये जिस तरह जो 4 मैंने आपको स्ट्रीम्स बताई हैं उनमें से किसी एक फैकल्टी मेंबर के पास ले जाएं उनके साथ डिस्कस कर लें and faculty members are typically open to such suggestions and they incorporate such projects. सर डायरेक्टली डिपार्टमेंट की इंडस्ट्री के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. लेट्स से हम चाहें कि डिपार्टमेंट कनेक्ट करे इंडस्ट्री. देखिए डिपार्टमेंट कनेक्ट का जो कनेक्शन है वो ऑब्वियसली फैकल्टी के थ्रू है. वो फैकल्टी मेंबर्स का जो इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन है वो है जो कि फिर वो अपने वो जो आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर करते हैं या प्रोजेक्ट शेयर करते हैं. सो बेसिकली इट इज फ्रॉम दैट डायमेंशन. इट इज मतलब obviously faculty is the department so it is done by faculty members based on their particular strengths and that's how then they go about this. डिपार्टमेंट का इंटरेक्शन है नेस्कॉम के साथ हमारा इंटरेक्शन है वो कुछ हमारे साथ लिस्ट शेयर कर लेते हैं तो हम फिर अपने फैकल्टी मेंबर्स को आगे दे देते हैं. आप तक जो चीज पहुंचेगी याद रखिएगा वो फैकल्टी मेंबर्स के थ्रू ही पहुंचेगी. यस थैंक्स सर. अगर ये काइंडली अगर प्रोसीजर कोई शेयर कर दे कि अगर इंटर्नशिप करनी हो सर किसी लैब में मतलब कॉलेज में नस्ट में H12 में या EME में तो सर क्या मतलब प्रोसीजर होगा मतलब कि अगर चलिए ठीक है जो कॉलेज की रिसर्च लैब्स हैं उनका तो वो हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लेंगे इंटर्नशिप के लिए. अब उनका जो H12 में लैब्स हैं वो करा रही हैं नहीं करा रही उनका क्या मैकेनिज्म है तो वो हम उसके साथ उनके साथ उस तरह डायरेक्टली क्योंकि डील नहीं करते. तो नस्ट की वेबसाइट्स या आपकी जो ओडू है इसके ऊपर अगर कोई एडवर्टाइजमेंट आती है वो अनाउंस करते हैं पोजीशन. जिस तरह मैं अब अवेयर हूँ
आपका ये जो H12 में SMME में सेंटर है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NCEI, डॉक्टर यासिर रियाज है, तो वो लॉन्च करते हैं इंटर्नशिप्स, वो फिर उसको एडवर्टाइज भी करते हैं फेसबुक वगैरह पे, नस्ट के फेसबुक पेज पे भी वो चीज़ें आ जाती हैं। तो आप थोड़ा सा ज़रा अपनी कनेक्टिविटी इस लिहाज से बेहतर रखिए, तो इफ देयर वुड बी एन अपॉर्चुनिटी, इफ देयर इज एन एडवर्टाइजमेंट बाय देम, that will obviously then will be shared with you guys. Right. बाकी कॉलेज के अंदर MERL है तो MERL से मैं कोऑर्डिनेट हम कर लेते हैं। कामरान साहब जरा नोट कीजिएगा। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये कोविड की सिचुएशन की वजह से हम सिमुलेशन बेस से प्रोजेक्ट कर सकते हैं? देखें, एटलीस्ट इस स्टेज पे बेटा मैं एज एन HOD मैं बिल्कुल आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सॉफ्टवेयर बेस्ड या सिमुलेशन बेस्ड प्रोजेक्ट को अभी से डिफाइन कर लें। उसमें कुछ कंटेंट अपना रखें सॉफ्टवेयर और सिमुलेशन का, आप अपना प्रोजेक्ट हार्ड याद रखें। देखें, आपने इंडस्ट्री में जाना है। अब मैं अगर आपको एज एन एवेल्युएटर, एज एन एम्प्लॉय, मैं आपसे ऑनेस्टली आपको मैं बताऊं कि अगर मैं देखता हूं कि एक स्टूडेंट है जिसने इंजीनियरिंग में 8 में से 3 या 4 सेमेस्टर ऑनलाइन गुजारे हैं और उसके बाद उसका FYP जो है वो भी सिमुलेशन बेस्ड है, और मैंने कोई हार्डवेयर पे काम करवाना है एज एन एम्प्लॉयर, तो अब मैं आई विल बी रिलेक्टेंट। तो बेटा ये एक अपॉर्चुनिटी, इसको आप लें अपने उन गैप्स को कवर करने के लिए, और कोशिश करें कि जितना हार्डवेयर के ऊपर आप काम कर सकते हैं वो करें। यही वो चीज है जो कि आपके कैरियर्स को, आपने जो इतना इन्वेस्ट किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, टाइम एंड मनी, दिस इज द थिंग विच कैन सेव इट। तो इसलिए प्लीज अभी से सॉफ्टवेयर सिमुलेशन या उस तरफ मत जाने की कोशिश करें। हाँ, कुछ कंटेंट बीच में होना जरूरी इस लिहाज से है क्योंकि देखें कोविड ने बड़ा नुकसान किया है एजुकेशन सेक्टर का, और अल्लाह माफ करे को और इसका वेरिएंट आ जाता है और फिर अगले 1-2 साल भी, मतलब 1-8 साल भी लॉकडाउन में गुजारना पड़ता है, फेस टू फेस में अगर अगले 2 सेमेस्टर भी हमें चलना पड़ता है, तो फिर मजबूरी के तौर पे ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर या सिमुलेशन या उस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो फिर हमें उसको उस लेवल पे जाकर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, वरना अभी से डोंट लुक फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सर मेरा क्वेश्चन था सर, अगर हमारा इंडस्ट्रियल कोई भी FYP है और वो कहते हैं कि NDA साइन करना है तो, और IP भी लेते हैं आपसे, तो उससे कोई इशू तो नहीं होगा FYP में? यार देखिए, इसको थोड़ा सा मैं कंफर्म करना पड़ेगा नस्ट से, लेकिन एज फार एज माय नॉलेज गोज, देखें जो भी प्रोजेक्ट या थीसिस होता है जो नस्ट का स्टूडेंट करता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती नस्ट की है, जो प्रैक्टिस चल रही है, जो अंडरस्टैंडिंग चल रही है। हाँ, इस तरह की कोई किसी एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की हद तक तो शायद मतलब, लेकिन देखिए उसमें भी नॉन डिस्क्लोजर एटलीस्ट जो फैकल्टी आपको इवैल्यूएट कर रही है उस हद तक तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, वरना आपको नंबर कैसे मिलेंगे। अच्छा, फिर नॉन डिस्क्लोजर कुछ एलिमेंट्स उसके हो सकता है किए जा सकें, पूरे प्रोजेक्ट को नॉन डिस्क्लोजर करेंगे तो आप रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, रिपोर्ट नहीं बनाएंगे तो वो फिर आपका प्रोजेक्ट काउंट कैसे होगा। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है तो वो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल, बिकॉज वो नस्ट जो है वो IP राइट्स, यहाँ पे जितना काम होता है वो नस्ट के अपने IP राइट्स होते हैं उसके। तो इतना अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो फिर आपको कोई अपना प्रोजेक्ट डिफाइन इस तरीके के साथ कर ले, आपको ट्रेन कर ले, और बाद में फिर आप इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो फिर वो बेशक आपसे IP अपने राइट्स के मुताबिक जो भी करवाना चाहते हैं वो करवा लें। जी सर। जी, और कोई क्वेश्चन? चले हम फिर बेटा इस डिस्कशन को कट शॉर्ट करते हैं। यू हैव माय नंबर, यू हैव कामरान साहब नंबर, और कोई अगर आपकी इसके ऊपर फर्दर क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप इन टच आ जाएं, मेरे साथ आ जाएं, कामरान साहब के साथ आ जाएं, और बेस्ट ऑफ लक। I would strongly urge you to define a project which is highly hardware intensive, so that the gaps that have come they get covered, and kindly Eid की छुट्टियों में इसको आप फाइनलाइज कर लें।
by all means. ठीक है जी. So that's it from my side, and best of luck, and Eid Mubarak in advance to all of you, and thank you very much. Allah Hafiz.